नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। तो छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो छेद कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो आपको 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी फोकस दूरी? तो आपको 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। तो रियर व्यू दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। किस में नहीं है दोस्तों? तो रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं है। बाकी टर्चों में, सेविंग दर्पण के रूप में और हेडलाइट्स में, ये तीनों में आपको अवतल दर्पण का उपयोग है, जबकि रियर व्यू दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आपको वास्तविक, उल्टा और छोटा होगी। क्या होगी उस प्रतिबिंब की प्रकृति? तो आपको वास्तविक, उल्टा और छोटा होगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तो आपको रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो रेखीय आवर्धन। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि आवर्धक शीशा होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आवर्धक शीशा होता है। तो आवर्धक शीशा जो है आपको उत्तल लेंस का होता है। आवर्धक शीशा जो है आपको उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं। एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल हैं? तो आपको छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल हैं। एक साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आपको धनात्मक होना चाहिए।
चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? तो धनात्मक। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। तो वह आपको बैगनी रंग का होता है। वह किस रंग का होता है? तो वह बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? एक में कह रहा है कि अपवर्तन बिंदु ये हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होते हैं, तो एक गलत है। 2 में कह रहा है कि प्रकाशी केंद्र, बिल्कुल प्रकाशी केंद्र जो हैं हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। 3 में कह रहा है कि आपतन बिंदु जो हैं हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होते हैं। तो केवल 2 जो हैं यानी कि प्रकाशी केंद्र जो हैं आपको हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश हैं। तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। ऐसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? तो आपको वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। ऐसा प्रतीत होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो डैश होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आपको वह अभिलंब से दूर झुक जाती हैं। तो क्या होती हैं? तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 2 मिनट बाद होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा डैश होती है। तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? तो अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपवर्तनांक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो आपको हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण
तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबंध किया जा सकता है। तो प्रकाश के संचरण के सापेक्ष चाल से संबंध किया जा सकता है। किससे संबंध किया जा सकता है? तो चाल से। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही की उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी या उसका डैश बदल जाती है। तो उसकी चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है दोस्तों? तो उसकी चाल बदल जाती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसका उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। तो स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक दुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। किस घटना द्वारा? तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो आपको नारंगी रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होगा। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो नारंगी रंग का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि रात्रि में तारे डैश के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो रात्रि में तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसके कारण दोस्तों? तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश होता है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो आपको प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। यह डैश का एक उदाहरण है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। यह किसका एक उदाहरण है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा।